रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते ही हर भारतीय का दिल गर्व से भर जाता है। घोड़े पर सवार, दोनों हाथों में तलवार लिए, दुश्मनों को धूल चटाने वाली उनकी तस्वीर आज भी हमें देशभक्ति का जज्बा देती है। उस समय समाज में यह धारणा थी कि औरतें केवल घर संभालने और घूंघट में रहने के लिए हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इस सोच को तोड़कर क्रांति की ऐसी आग जलाई कि अंग्रेजों के पांव डगमगा गए। 1857 की क्रांति में उनकी तलवार की चमक और साहस ने न केवल झांसी बल्कि पूरे भारत को प्रेरित किया। उनकी कहानी साहस, बलिदान और देशभक्ति का जीवंत प्रतीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की पंक्तियां आज भी गूंजती हैं। खूब लड़ी मर्दाने, वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए सरल भाषा में उनकी गाथा को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि कैसे एक युवा रानी ने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुछ किताबों में उनका जन्म 1828 बताया जाता है, लेकिन 1835 को सही माना जाता है। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु बुलाया जाता। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में सलाहकार थे और मां भागीरथी सप्रे एक धार्मिक और साधारण महिला थीं। मनु का बचपन खुशहाल था, लेकिन 4 साल की उम्र में उनकी मां का देहांत हो गया। यह उनके जीवन की पहली बड़ी त्रासदी थी। इसके बाद उनके पिता उन्हें बिठूर ले गए, जो कानपुर के पास था। बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय का दरबार था और यहीं मनु का बचपन बीता। बचपन से ही मनु दूसरी लड़कियों से अलग थीं। जहां उस समय लड़कियां घरेलू कामों में व्यस्त रहती थीं, वहीं मनु को घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सीखने का शौक था। छोटी उम्र में ही उन्होंने हथियार चलाने और घोड़े पर सवारी करने में महारत हासिल कर ली थी। उनके 2 सबसे करीबी दोस्त थे नाना साहेब और तात्या टोपे। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और तात्या टोपे एक कुशल रणनीतिकार थे। ये तीनों बचपन में साथ खेलते, शरारतें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। लेकिन किसे पता था कि ये तीनों एक दिन अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। मनु को बचपन में छबीली भी कहा जाता था, क्योंकि उनकी सुंदरता और चुलबुला स्वभाव हर किसी का दिल जीत लेता था। वह नाना साहिब की मुंह बोली बहन थी। उन्हें वीर शिवाजी, महाभारत और रामायण की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। इन कहानियों ने उनके मन में देशभक्ति और साहस की भावना जगा दी। एक बार एक ज्योतिषी ने उनके पिता से कहा था, आपकी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं, वह एक दिन रानी बनेगी। उस समय किसी को नहीं पता था कि वह न केवल रानी बल्कि रणभूमि की महारानी बनेंगी। मनु धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध रणनीति में इतनी कुशलता हासिल कर ली थी कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और तय किया था। 1850 में, जब वह केवल 14 साल की थीं, उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हो गई। इसके बाद मनु छबीली से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गईं। झांसी की जनता ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया और रानी ने भी पूरी निष्ठा से झांसी की रक्षा और शासन में खुद को झोंक दिया। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। पूरा झांसी इस खुशी में डूब गया, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। केवल 4 महीने बाद दामोदर राव की मृत्यु हो गई। यह दुख राजा गंगाधर राव के लिए असहनीय था। वह मानसिक और शारीरिक रूप से टूट गए। इस स्थिति में उन्होंने अपने चचेरे भाई के बेटे आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम भी दामोदर राव रखा। लेकिन उसी समय अंग्रेजों ने भारत में एक क्रूर नीति लागू की थी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति कहा जाता था। इस नीति के तहत अगर किसी राजा की कोई सगी संतान नहीं होती तो उसका राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता। झांसी भी इस नीति का शिकार होने वाली थी। राजा गंगाधर राव की कोई सगी संतान नहीं थी और दामोदर राव गोद लिया हुआ बेटा था। अंग्रेजों ने इसे बहाना बनाकर झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई। राजा गंगाधर राव ने अंग्रेजों को झांसी सौंपने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। अब 18 साल की रानी लक्ष्मीबाई पर झांसी की जिम्मेदारी थी। उनके पति चले गए, उनकी सगी संतान नहीं थी और अंग्रेज झांसी छीनने के लिए तैयार खड़े थे। यह किसी भी इंसान के लिए टूटने का समय था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। अंग्रेजों ने रानी को पत्र भेजा कि झांसी का किला खाली करना होगा, लेकिन रानी ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। केवल 19 साल की उम्र में उन्होंने झांसी का प्रशासन संभाला। वह सुबह 3 बजे उठती, ध्यान करती, फिर दरबार में प्रजा की समस्याएं सुनती। वह सैन्य तैयारियों की जांच करती, अधिकारियों से बात करती और अंग्रेजों की नीतियों का विश्लेषण करती। दोपहर में गरीबों को दान देती और जरूरतमंदों से मिलती। शाम को न्यायिक मामले और वित्तीय काम देखती।
रात में वह इतिहास और युद्ध नीति की किताबें पढ़ती। उनका यह अनुशासित जीवन ही उन्हें इतिहास की सबसे महान योद्धा बनाया। झांसी की जनता रानी को मां की तरह मानने लगी। उनके लिए झांसी सिर्फ एक राज्य नहीं, उनकी आत्मा थे। लेकिन अंग्रेजों ने रानी की हर अपील को ठुकरा दिया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दे दिया। रानी ने कोर्ट में अपील की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात जब झांसी का किला अंधेरे में डूबा था, रानी अपने बेटे दामोदर राव को गोद में लेकर किले की दीवारों को देख रही थीं। तभी एक अंग्रेज अधिकारी की आवाज गूंजी, झांसी अब ब्रिटिश सरकार की संपत्ति है, इसे खाली करो। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आज मैं किला छोड़ रही हूं, लेकिन एक दिन इसे वापस लूंगी। रानी अपने बेटे के साथ किले से निकल रही और पास की एक छोटी हवेली में रहने लगी। अंग्रेजों ने उनके लिए केवल 5,000 रुपए की मासिक पेंशन तय की, जो एक रानी के लिए अपमानजनक थी। उनके गहने तक जब्त कर लिए गए, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने झांसी वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश शुरू की। तभी उन्हें जॉन लैंग का नाम पता चला। जॉन लैंग एक ऑस्ट्रेलियाई वकील थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुकदमे जीत चुके थे। रानी ने उन्हें बुलाया और पूछा, क्या मेरी झांसी वापस मिल सकती है? जॉन लैंग ने सिर झुकाकर कहा, रानी साहिबा, यह लड़ाई बेकार है। अंग्रेज झांसी नहीं लौटाएंगे। समय बीतता गया, लेकिन रानी का हौसला कम नहीं हुआ। उधर अंग्रेजों की ज्यादतियां बढ़ती जा रही थीं। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। 100 साल तक उन्होंने भारत को लूटा, शोषण किया और जनता को गुलाम बनाया। किसानों की हालत बदतर हो गई, जमींदारों के अत्याचार बढ़ गए और भारी करों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अंग्रेजों ने भारतीयों के धार्मिक विश्वासों पर हमला किया। ब्रिटिश सेना ने भारतीय सिपाहियों को नई एनफील्ड राइफल दी, जिसके कारतूस को मुंह से काटकर खोलना पड़ता था। जल्द ही खबर फैली कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिली है। यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अपमानजनक था। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सुअर हराम। यह खबर आग की तरह फैली और सिपाहियों में गुस्सा भड़क उठा। यह सिर्फ कारतूस की बात नहीं थी, यह भारत के आत्मसम्मान पर हमला था। इसी बीच मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। 29 मार्च 1857 को उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और फांसी की सजा सुनाई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने पूरे देश में क्रांति की चिंगारी सुलगा दी। 10 मई 1857 की रात मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने बैरकों में आग लगा दी और अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया। यह 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी थी, जो जल्द ही पूरे देश में फैल गई। मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी तक पहुंच गया। दिल्ली में सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। कानपुर में नाना साहिब ने मोर्चा संभाला। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। रानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी में क्रांति की कमान संभाली। उन्होंने नाना साहिब को पत्र लिखा, अब अंग्रेजों से विनती का समय बीत चुका है, अब खुली जंग जरूरी है। इस पत्र ने नाना साहिब के मन में क्रांति की आग और भड़का दी। झांसी में रानी ने अपनी सेना को मजबूत किया। उनके पास केवल 1000 सैनिक थे, लेकिन उनका हौसला अंग्रेजों की विशाल सेना से भी बड़ा था। उन्होंने आसपास के राजाओं से गठबंधन की कोशिश की, लेकिन ओरछा और दतिया के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। रानी ने इसे बर्दाश्त नहीं किया और अपनी सेना के साथ इन विद्रोहियों को कुचल दिया। झांसी अब मजबूत हो रही थी और अंग्रेजों के कई हमले नाकाम हो गए, लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सबसे क्रूर और अनुभवी कमांडर ह्यू रोज को झांसी भेजा। ह्यू रोज ने 20 मार्च 1858 को झांसी पर हमला बोल दिया। तोपों की गर्जना से झांसी का आसमान गूंज उठा। रानी और उनके सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया। तभी खबर आई कि तात्या टोपे अपनी सेना लेकर झांसी की मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन ह्यू रोज ने पहले से तैयारी कर रखी थी। तात्या टोपे की सेना को घेरकर हरा दिया गया और वे झांसी तक नहीं पहुंच सके। अब झांसी अकेली थी। किले की दीवारें कमजोर हो चुकी थीं। अंग्रेज सैनिक किले में घुस गए और आगजनी शुरू कर दी। रानी के सैनिक आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन अंग्रेजों की ताकत के आगे वे टिक नहीं सके। रानी ने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा और अपने घोड़े बादल पर सवार होकर किले से निकल गईं। बादल ने रानी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी।
रानी रात के अंधेरे में कालपी पहुंच गईं, जहां तात्या टोपे और राव साहिब पहले से मौजूद थे। कालपी में रानी ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा करने की योजना बनाई। ग्वालियर में मराठा सिंधिया अंग्रेजों के अधीन थे। रानी और तात्या टोपे ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंग्रेज पीछा करते हुए ग्वालियर पहुंच गए। 17 जून 1858 को ग्वालियर में आखिरी जंग शुरू हुई। रानी घोड़े पर सवार थीं, रस्सी को दांतों से पकड़कर दोनों हाथों से तलवार चला रही थीं। उनकी हर चोट दुश्मनों को धराशायी कर रही थी, लेकिन ह्यू रोज ने ऊंटों पर सवार एक गुप्त सेना को युद्ध में उतार दिया। यह रानी की थकी हुई सेना के लिए घातक साबित हुआ। रानी के सैनिक पीछे हटने लगे। अंग्रेज बेतहाशा गोलियां चला रहे थे। रानी अकेली कितनों से लड़ती। लड़ते लड़ते उनके कंधे पर तलवार का गहरा घाव लगा और एक गोली उनके शरीर में समा गई। खून बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में आजादी की वही ज्वाला थी। गंभीर रूप से घायल रानी पास के एक मंदिर तक पहुंची। वहां एक पंडित ने उन्हें गंगाजल दिया। उनके होठों पर बस एक ही बात थी, दामोदर का ख्याल रखना। और फिर इस वीरांगना ने अपनी अंतिम सांस ली। अंग्रेजों को डर था कि रानी का शव भारतीयों के हाथ लग गया तो क्रांति और भड़क जाएगी। इसलिए उनके कुछ विश्वास पात्र सैनिकों ने जंगल में रानी का अंतिम संस्कार कर दिया। रानी की वीरगति के बाद झांसी का पतन हो गया। तात्या टोपे ने संघर्ष जारी रखा, लेकिन 1 साल बाद उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। बहादुर शाह जफर के बेटों को बेरहमी से मार दिया गया। ना साहिब नेपाल भाग गए। 1857 की क्रांति भले ही दबा दी गई, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। केवल 23 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और एक ऐसी प्रेरणा बन गई जो कभी नहीं मिटेगी। ह्यू रोज ने कहा था, क्रांतिकारियों में केवल एक ही पुरुष जैसा साहसी था, रानी लक्ष्मीबाई। उनकी वीरता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ और भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। रानी की गाथा आज भी हर भारतीय को साहस और देशभक्ति सिखाती है।